अपने में आत्मविश्वास होगा तो अपने हाथ में जो हथियार है उसके सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं और हमारा हथियार उस सामर्थ्य को पैदा कर सकता है। दोस्तों, साथियों, मुश्किल ये भी थी कि उस समय डिफेंस से जुड़े ज्यादातर सौदे सवालों में घिरते गए। सारी लॉबी अगर उसका लिया तो ये लॉबी मैदान में उतरती थी, इसका लिया तो ये लॉबी उतरती थी, और फिर पॉलिटिशियन पे गाली देना तो बहुत सरल बात हो गई हमारे देश में। तो फिर 2-4 साल तक वही चीज चलती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि सेनाओं को आधुनिक हथियारों उपकरणों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। आज डिफेंस R&D को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर में संगठित कर उन्हें एक नई ताकत दी है। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि IIT जैसे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी हम डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़ें। हमारे यहां तो कठिनाई ये है कि हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग की दुनिया, वहां डिफेंस के इक्विपमेंट रिलेटेड कोई कोर्स ही पढ़ाए नहीं जाते। मान लिया है तो बाहर से मिल जाएगा, यहां कहां पढ़ने की जरूरत है। यानी ये हमारी पूरी एक दायरा ही बदल चुका था जी। इसमें हमने लगातार बदलाव लाने की कोशिश की है। DRDO और इसरो की कटिंग एज टेस्टिंग, इस सुविधाओं से हमारे युवाओं को, स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा बल मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। NII हो, आईडेक्स हो या फिर TDEC, ये सभी आत्मनिर्भरता के ऐसे ही विराट संकल्पों को गति देने वाले हैं। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं, वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। और ये बात हम मान के चले जी, आप में तो सब परिवारजन वाले लोग हैं, परिवार की दुनिया आप भलीभांति समझते हैं, जानते हैं। आप अपने बच्चे को घर में मान सम्मान प्यार न दो और चाहो कि मोहल्ले वाले आपके बच्चे को प्यार करें तो होने वाला है। आप उसको हर दिन निकम्मा कहते रहोगे,
और आप चाहोगे पड़ोसी उसको अच्छा कहे, कैसे होगा? हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। और मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा, उन्होंने 300 से अधिक हथियारों, उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। मैं इस निर्णय के लिए तीनों सेनाओं के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन भारत के मन की मैं बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों की ताकत की बात बताना चाहता हूं। इस कोरोना काल में मैंने ऐसे ही विषय छेड़ा था, बड़ा हल्का फुल्का विषय था कि कोरोना काल में, उस संकट में मैं देश पर कोई बड़ा बोझ हो ऐसी बातें करना नहीं चाहता था। और इसलिए मैंने कहा, देखो भाई, हम बाहर से खिलौने क्यों लेते हैं? छोटा सा विषय है, बाहर से खिलौने क्यों लेते हैं? हमारे खिलौने के हम तो क्यों नहीं जाते? हम हमारे खिलौने दुनिया में क्यों नहीं भेज सकते? हमारे खिलौने के पीछे, खिलौने बनाने वाले के पीछे हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सोच पड़ी हुई, तो उसमें से वो खिलौने बनाता है। एक ट्रेनिंग होती है। छोटी सी बात थी, एक आध सेमिनार किया, एक आध वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा उनको उत्साहित किया। आप हैरान हो जाएंगे, इतने कम समय में जी, ये मेरे देश की ताकत देखिए, मेरे देश का स्वाभिमान देखिए, मेरे सामान्य नागरिक के मन की इच्छा देखिए। था बच्चे दूसरे को फोन करके कहते थे कि तुम्हारे घर में विदेशी खिलौना तो नहीं है ना? कोरोना के अंदर जो मुसीबतें आई, उसमें से उसके अंदर ये भाव जगा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे को फोन करके कहता था कि तेरे घर में तुम विदेशी खिलौने तो नहीं रखते हो? और परिणाम ये आया कि मेरे देश में खिलौना इंपोर्ट 70% कम हो गया 2 साल के भीतर। ये समाज क्या स्वभाव की ताकत देखिए, और यही देश के हमारे खिलौने बनाने वालों की ताकत देखिए कि 70% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया खिलौना का, यानी 140% का फर्क आया। मेरा कहने का मतलब है, मैं कहता जानता हूं खिलौने की तुलना आपके पास जो खिलौने हैं उसके साथ ही हो सकती है। इसलिए मैंने कहा एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं होती। मैं तुलना कर रहा हूं भारत के सामान्य मानवीय के मन की ताकत, और वो ताकत खिलौने वाले को काम आ सकती है, वो ताकत मेरे देश के सैन्य शक्ति को भी काम आ सकती है। ये भरोसा मेरे देशवासियों पर होना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। अभी कुछ समय पहले ही हर देशवासी गर्व से भर उठा जब उसे पता चला कि पिछले साल हमारे 13,000 करोड़ रुपयों का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, 13,000 करोड़ रुपीस। और इसमें भी 70% हिस्सेदारी हमारे प्राइवेट सेक्टर की है।
साथियों, 21वीं सदी में सेना की आधुनिकता, रक्षा के साजो सामान में आत्मनिर्भरता के साथ ही एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप भी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी, उसको वेपन में कन्वर्ट करो। क्रूड ऑयल है, वेपन में कन्वर्ट करो। यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटीसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। साथियों, देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है।